प्यारे बच्चों, हम पिछले अध्याय में धारा के चुंबकीय प्रभाव के अंतर्गत आपको चुंबकीय बल रेखाएं बता रहे थे और चुंबकीय बल रेखाओं का हम लोग अध्ययन कर रहे थे। तो चुंबकीय बल रेखाओं को अध्ययन करने के लिए मैंने आपको वैद्युत बल रेखाओं से जोड़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो उसी क्रम में मैं आपको आगे बढ़ता हूँ। चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाओं के गुण पढ़ रहे थे हम लोग। तो उसमें आपने देखा होगा कि इसमें मैंने पहला गुण आपको जब डिस्कस हो गया था कि किसी भी चुंबक, ये यदि कोई चुंबक है, ये N सिरा है और S सिरा है, तो आप यहाँ यदि चुंबक, इसमें ये एक तरह से चुंबकीय रेखाएं हैं या आपने वैद्युत बल रेखाएं भी पढ़ी, ये काल्पनिक रेखाएं होते हैं। काल्पनिक रेखाएं, हालांकि इनका महत्व तो बिल्कुल हकीकत में है। मतलब आप पढ़ेंगे जैसे विद्युत बल रेखाएं पढ़ी आपने, तो विद्युत मोटर जो चलता है वो वैद्युत बल रेखाओं और चुंबकीय बल रेखाओं के संख्याओं के आधार पर एडजस्ट होता है कि वो कैसे घूमता है। तो वो तमाम चीज़ें उसका व्यवहारिक उपयोग है। लेकिन जब हम देखते हैं कि रेखाएं तो है नहीं, लेकिन अगर रेखाएं खींचनी है तो आप क्या करते हैं कि कंपास सुई को चलाते हैं। तो अभी जैसे इससे पहले हमने डिस्कस कर लिया था पिछले चैप्टर में, तो हम इसको टॉपिक में आगे बढ़ते रहते हैं। तो इस तरह से चलता रहता है, ये चलता, इस तरह से रेखाएं रहती है। आगे जाकर के जब इससे बाहर हो जाता है, ये अभी क्या करता है कि N सिरे को बाहर की ओर प्रतिकर्षित करता है। जब ये थोड़ा कुछ दूरी पर आता है तो ये वाला सिरा भी आकर्षित करने लगता है। तो इसलिए ये इस तरह से घूमते हुए वापस आती हैं रेखाएं, न कि सीधे आप बाहर जाएगा। सीधे बाहर कब जाएगा? जब इसका डायरेक्शन बिल्कुल अपोजिट होता है तो ये रेखा फिर बाहर जाएगी। तो पॉइंट 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 करके जाएंगे तो बाहर जाती है। ये रेखाएं इस तरह से आती हैं। जब ये यहां पर जाएगा फिर आगे बढ़ाते जाएंगे तो ये सुई अभी अंदर की ओर जा रही है। यहां पर जब जाएगा तो फिर N वापस हो जाएगा क्योंकि वो S की ओर आकर्षित होता है। तो ऐसे यहां पर भी फिर आकर्षित होता है। तो N सिरे से इधर को भी जा रहा है और N सिरे से इधर को भी जा रहा है। तो हम कहते हैं कि चुंबकीय बल रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलती हुई और दक्षिणी ध्रुव में पहुंचती हैं और फिर दक्षिणी ध्रुव में खत्म नहीं होती हैं। दक्षिणी ध्रुव से फिर वो रेखा आगे बढ़ रही है। मतलब ये रेखाएं कहीं पर न तो यदि उत्तरी ध्रुव से शुरू होती हैं लेकिन समाप्त कहीं नहीं होती हैं, दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करके पुनः उत्तरी ध्रुव, और इस तरह से ये वक्र रेखाएं बनाते हैं। और इस स्थिति में कि जब यहां पर बिल्कुल अपोजिट है तो ये सीधी भी होती हैं, एक रेखा सीधी भी जाएगी। फिर इसी तरह से यहां से भी ये वक्र रेखाएं बनती हैं। तो यदि हम सिंपली कहें, ये अगर थोड़ा सा बड़ा भाग बना रहा हूं, ये चुंबक है तो इससे रेखाएं इस तरह से, चुंबकीय बल रेखाएं ये हैं, इससे और अंदर भी हो सकती हैं, ये और अंदर भी हो सकती हैं, और इसी तरह से इसी सिरे से ये अंदर भी हो सकते हैं। ऐसे ही ये सीधी भी जा सकती है इसके अपोजिट डायरेक्शन में। फिर ये इस तरह से आएंगे ये, और आप अब इसमें क्या देख रहे हैं, ये रेखाएं देखो, इनकी जहां ध्रुवों पर ये बिल्कुल घनी हो जा रही हैं और बाहर जाते जाते फैल रही हैं। ये चुंबकीय बल रेखाएं तो ध्रुवों पर क्या हो रही हैं, घनी हो रही हैं, बिल्कुल पास पास हो रही हैं, और ध्रुवों से दूर जाने पर फैल रही हैं। तो ये ध्यान रखिए कि जिन जगहों पर चुंबकीय बल रेखाएं जितनी घनी होती हैं वहां पर चुंबकीय प्रभाव उतना ज्यादा है। तो यहाँ इसीलिए देखो, आपने देखा होगा कि सपोज करो ये N और S सिरा है, तो S सिरे पे भी ये बहुत सारी ये घनी है रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाएं। तो इन घनी, जहां पर जितनी घनी वहां पर चुंबकीय बल उतना ज्यादा होगा। यहां पर आप N लाएंगे तो बिल्कुल आकर्षित हो जाएगा, थोड़ा दूर ले जाएंगे उतना कम होगा, यहां ले जाएंगे उतना कम होगा। तो ये क्या होता है कि जहां पर ये ध्रुवों पर चुंबकीय बल रेखाएं घनी होती हैं और वो घनी उस चुंबकीय प्रभाव को दिखाती हैं। तो इस प्रकार ये क्या होते हैं, वक्र रेखा के रूप में होती हैं और N उत्तरी ध्रुव से प्रारंभ होते हुए पुनः दक्षिणी ध्रुव में प्रविष्ट करते हैं और फिर N तक पहुंचती है। इस तरह से ये कहीं पर भी समाप्त नहीं होती हैं। जबकि आपने वैद्युत बल रेखा में देखा होगा कि यदि दो धन और ऋण आवेश थे, यदि ये धनावेश और ये ऋण आवेश था तो धन से निकल करके और ऋण पर समाप्त होती थी, ये यहां से निकलते यहां समाप्त होती थी। देखो दोनों में तुलनात्मक क्यों हो रहा है, ये तुलनात्मक ताकि आपको पिछला चैप्टर भी रिकॉल हो रहा है और आपको वो चीजें भी क्लियर हो रही हैं। तो ये वैद्युत बल रेखाओं में ऐसा होता था, और जबकि चुंबकीय रेखाओं में इसके अपोजिट है कि पूरी वक्र रेखाएं बना रहे, कहीं पर भी समाप्त नहीं हो रहा है। इसका दूसरा गुण, ये पहला गुण हो गया। दूसरा गुण क्या है चुंबकीय बल रेखाओं में, वो वैद्युत बल रेखा में भी था। आपने वैद्युत बल रेखा में पढ़ा था
कि ये रेखाएं आपस में एक दूसरे को नहीं काटती हैं। ये देखो जैसे ये चल रही हैं तो ये रेखाएं कहीं पर भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रही, यानी यहां से जाने के बाद अंदर नहीं जाएंगी, यानी किसी भी बिंदु पर ये चाहे वो चुंबकीय बल रेखाएं हैं वो एक साथ दोनों रिकॉल हो रही हैं, आपको इसलिए याद करने के लिए बता रहा हूं। तो इस तरह से ये रेखाएं आपस में एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती हैं, और यदि करती हैं तो चूंकि मैंने आप जब चुंबकीय क्षेत्र पढ़ रहे थे तो चुंबकीय क्षेत्र में मैंने आपको एक चीज बताई थी, उसमें आपने समझा होगा कि चुंबक यदि एन सिरा और एस सिरा है तो उसमें आपको से जब बात हुई थी कि भाई क्या कहते हैं, इसका एक क्षेत्र होगा, इस क्षेत्र में कोई भी एक बिंदु पर चुंबकीय सुई लाएंगे तो एक निश्चित दिशा में ठहरती है, कहीं फिर बाहर रखोगे फिर निश्चित दिशा में ठहरती है। इट मीन्स उस पॉइंट पर वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दिखाता है, एस से एन की ओर वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दिखाता है। तो वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उस किसी भी बिंदु पर हर बार एक ही होता है। तो ऐसे ही ये चुंबक है, चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती है, वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दिखा रही हैं। तो इस पॉइंट पर यदि वो क्रॉस करती हैं तो इट मीन्स यदि ये दो वक्र क्रॉस करते हैं, माना ऐसे, ये समझ लीजिए थोड़ा सा, आपने ये पढ़ा है कि ये वक्राकार यदि दो एक ही बिंदु पर दो क्रॉस हो रहे हैं तो इसकी दिशा क्या होती है, स्पर्श रेखा की दिशा में होती है, या एक इधर को हो जाएगा, तो यानी दो दिशाएं हो जाएंगी चुंबकीय क्षेत्र की। और चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि है, प्रत्येक बिंदु पर उसकी एक ही दिशा होती है, तो एक बिंदु पर दो दिशाएं असंभव है। तो इससे यह स्पष्ट होता है कि ये रेखाएं आपस में एक दूसरे को कहीं पर भी नहीं काटती हैं। ये क्लियर हो गया इससे, क्योंकि ये एक सदिश राशि है और किसी एक बिंदु पर इसकी एक ही दिशा होती है। तो ये दूसरा बिंदु हो गया कि चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को परस्पर काटती नहीं है, परस्पर काटती नहीं है। इसका तीसरा गुण क्या है कि चुंबकीय बल रेखाएं यदि कहीं पर एक समांतर या समदूरस्थ है, समदूरस्थ और समांतर आप समझ रहे होंगे, समांतर से भी बात लगभग वही है, फिर भी समांतर और समदूरस्थ का मतलब क्या है, समांतर ये समांतर है और समदूरस्थ भी है। इसके विपरीत जहां पर हम समदूरस्थ नहीं कहते हैं, ये समांतर है लेकिन समदूरस्थ नहीं है। देखो कोई नजदीक है, समांतर तो है लेकिन कोई नजदीक है और कोई गैप कहीं पर अधिक है। तो समांतर और समदूरस्थ का मतलब जब समांतर भी हो और प्रत्येक रेखा एक दूसरे से लगभग क्या एग्जैक्ट बराबर दूरी पर स्थित हो, जैसे ये दिख रही है, और यहां पर क्या था, ये गैप ज्यादा था, ये गैप कम हो गया, ये थोड़ा ज्यादा हो गया, तो ये समदूरस्थ नहीं है, समांतर है लेकिन समदूरस्थ नहीं है। तो तीसरा क्या है, यदि किसी बिंदु पर या किसी क्षेत्र में चुंबकीय बल रेखाएं समांतर व किसी क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र की बात हो रही है, किसी चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय बल रेखाएं समांतर व समदूरस्थ हैं, समांतर एवं समदूरस्थों, समदूरस्थ का मतलब समान दूरी पर स्थित हो, तो चुंबकीय क्षेत्र यूनिफॉर्म चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र होता है। दूरस्थ हो तो वहां पर, तो वह चुंबकीय क्षेत्र एक समान चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र यानी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो ये चुंबकीय बल रेखाओं के जो मेन गुण है मैं वो आपको समझा दिए हैं कि पहला तो ये हो गया, फिर पुनः एक बार रिपीट कर लेते हैं कि चुंबकीय बल रेखाएं उत्तरी ध्रुव से प्रारंभ होकर के और पुनः दक्षिणी ध्रुव से पहुंच करके पुनः क्या होती है, समाप्त नहीं होती है बल्कि पुनः एन ध्रुव से होकर यानी एक वक्राकार होती हैं और कहीं पर भी ये समाप्त नहीं होती हैं। दूसरा था कि ये परस्पर काटती नहीं है, ये आपने वैद्युत बल रेखाओं में भी पढ़ा होगा। ऐसे वहाँ वैद्युत बल रेखाओं में चुंबकीय क्षेत्र होता है, उसकी भी एक प्रत्येक बिंदु पर एक फिक्स दिशा होती है। तो इसमें मैंने अभी आपको बताया था कि अगर हम वक्राकार होता है तो वक्र के किसी भी पॉइंट पर उसकी स्पर्श रेखा की दिशा में डायरेक्शन होना चाहिए। यदि दो वक्र आपस में एक दूसरे को काट रहे हैं
तो इट मीन्स उस किस कटान बिंदु पर स्पर्श रेखा की दो दिशाएं, उसी पॉइंट पर दो दिशाएं हो रही हैं, और जो कि सदिश राशियों के लिए असंभव है, होता ही नहीं है, एक पॉइंट पर एक ही दिशा होती है। अतः ये वक्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है, भले वो बहुत निकटस्थ नजदीक हो जाएं, लेकिन वो एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते हैं, अन्यथा उस पॉइंट पर दो दिशाएं होनी चाहिए चुंबकीय क्षेत्र की, जो कि असंभव है। तीसरा पॉइंट मैंने क्या बताया था कि यदि किसी स्थान पर ये चुंबकीय बल, किसी वैद्युत क्षेत्र में चुंबकीय बल रेखाएं समांतर और समदूरस्थ पर हैं, समांतर भी हैं और समदूरस्थ पर हैं, तो उसमें चुंबकीय क्षेत्र कैसा कहलाएगा? यूनिफॉर्म। ये वैद्युत बल रेखाओं में भी यही लागू होता है, वहां पर वैद्युत क्षेत्र यूनिफॉर्म हो जाता है, यहाँ चुंबकीय क्षेत्र यूनिफॉर्म हो जाता है। तो इस तरह आपकी दोनों रेखाओं का तुलनात्मक अध्ययन हो गया। जो द्वितीय था ये परस्पर नहीं काटती, वहां चुंबकीय क्षेत्र की भी वही, वैद्युत क्षेत्र की वही स्थिति होती थी। तो आपका दोनों माने अध्ययन वैद्युत बलों का, बल रेखाओं का और चुंबकीय बल रेखाओं का एक साथ तुलनात्मक अध्ययन हो गया। इसके बाद आपको जो मेन है थोड़ा सा उसमें है कि गतिमान आवेश के कारण भी वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। यानी अभी तक तो हमने क्या पढ़ा? चुंबक के कारण चुंबकीय क्षेत्र। अब क्या है? अब हम पढ़ेंगे गतिमान आवेश के कारण। यदि आवेश है और यदि वो गति कर रहा है तो उसके कारण भी चुंबकीय क्षेत्र होता है, लेकिन यदि आवेश गति नहीं कर रहा है तो उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र नहीं होता है। तो इसके लिए क्या, एक साइंटिस्ट थे ऑस्ट्रेट, ऑस्टेड, OERSTED। ऑस्टेड एक साइंटिस्ट थे। इन्होंने एक प्रयोग करके बताया, और बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, यही चीजें आपकी जो अगर ये कंसेप्ट क्लियर होते हैं कि कब चुंबकीय क्षेत्र कब उत्पन्न हो रहा है। एक तो कब उत्पन्न हुआ, जब हम बात कर रहे थे अभी तक आपको बार बार एक ही बात कर रहे थे हम कि यदि ये कोई चुंबक है N और S, तो इसके चारों ओर भी एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। एक तो ये पढ़ा आपने, तो ये तो है कि चुंबक है तो उसका चुंबकीय क्षेत्र होगा। लेकिन यदि कहीं पर आवेश, कोई कण क्यों आवेश पढ़ते थे आपने, कूलाम का नियम पढ़ा, विद्युत पढ़ चुके हैं, तो ये सारी चीजें दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं। यदि क्यों कोई आवेश है और ये बिंदु आवेश है तो इसके कारण तो चुंबकीय क्षेत्र नहीं होगा। लेकिन यदि यही क्यों आवेश गति कर रहा हो, चल रहा हो, किसी वेग से गति कर रहा हो या चल रहा हो, जब तक वो चल रहा है तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ये ऑर्स्टेड ने अपने प्रयोगों के आधार पर बताया। तो उसके लिए उन्होंने एक सिंपल सा जो प्रयोग है, सामान्य प्रयोग, जिसको कि आप अपने लेबोरेटरी में भी देख सकते हैं या कर सकते हैं। तो क्या उन्होंने किया? उन्होंने क्या किया कि एक सेल से जो है कुंजी जोड़ करके, कुंजी आप दोनों तरह की कुंजी होती है, एक आपको स्टेप वाला वही बना देते हैं। माना ये कुंजी है और ये इसमें हमने क्या किया कि यहाँ पर एक कोई प्रतिरोध जोड़ा, इसमें हम धारा बाहर हैं, ये सेल है और इस सेल की सहायता से यदि इसमें धारा बह रही है, ऋण, ये धन से ऋण की ओर बहता है, बाह्य परिपथ में धन से ऋण की ओर, ये धन बड़ा सिरा लेते हैं और ऋण छोटा। इस स्थिति में यदि अभी धारा नहीं बह रही है क्योंकि कुंजी दबी नहीं है, तो उस स्थिति में यदि इसके पास में हमने कोई क्या कहते हैं चुंबकीय कंपास रखा हुआ, कंपास सुई रखी है, तो उत्तर और दक्षिण ठहरती है, क्योंकि उसकी प्रकृति है, पहले भी बता चुके हैं कि कंपास सुई हमेशा कि कहीं पर भी रख दो तो उत्तर और दक्षिण ठहरती है। लेकिन जैसे ही हम इस कुंजी को टैप करते हैं, इस कुंजी को जैसे ही हम क्या करते हैं कि इसको कनेक्ट करते हैं इससे, तो उस स्थिति में क्या होता है कि यदि हम सपोज करो इसमें हमने अब धारा बह रही, इसमें धारा नहीं बह रही थी, तो तब उस कुंजी में कोई एक अन्य डायरेक्शन में वो स्थिर होता है, फिर उसको उठा करके रख दोगे तो फिर उसी डायरेक्शन में होगा। लेकिन कब? जब तक धारा प्रवाहित हो रही है। यदि इसके विपरीत हम सेल की दिशा, मतलब सेल का डायरेक्शन बदल दें और क्या कहते हैं यहाँ पर कुंजी सेल का डायरेक्शन बदल दें, इधर धन कर दें और इधर ऋण कर दें, तो यदि धारा इधर से बह रही है किसी परिपथ में, तो उस स्थिति में यदि इसकी दिशा ठीक विपरीत हो जाती है। यदि पहले, अब तीन कंडीशन है, देखो ऑस्टेड ने यही बताया कि आपको जब यदि सेल है, ये कनेक्टेड है, ये खुला है, इसमें धारा नहीं बह रही है। धारा से मतलब क्या है? धारा कब बहती है?
आवेशित कणों के कारण। आपने पढ़ा होगा वैद्युत वाले चैप्टर में, वैद्युत परिपथ में, सिंपल सरल परिपथ में, कि क्या कहते हैं, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं धातु में, जब फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, चलते हैं, तो तब धारा बहती है। यानी फ्री इलेक्ट्रॉनों की गति ही एक तरह से धारा, आवेशित कण के चलने को ही धारा, मतलब धारा है, एक तरह से धारा है। तो इसमें तो बह नहीं रहा है, क्योंकि धारा नहीं बह रही तो कण, आवेशित कण गति नहीं कर रहा है। इसमें धारा बह रही यानी कण, यानी आवेशित कण गति कर रहा है, और गति करते ही पे देखो, पहले उत्तर दक्षिण था वो, जैसे वो गति कर रहा तो किसी एक डायरेक्शन में फिक्स हो गया, और फिर हमने सेल की डायरेक्शन बदल दिया, ये प्लस था, ये माइनस, अब हमने इधर माइनस कर दिया, उधर प्लस, तो धारा देखो प्लस से माइनस को, और उधर से इधर की ओर बह रहा है। यहां धारा इस ओर, इस तरफ से बह रहा था, यहां धारा इस तरफ से इधर को बह रही है, सॉरी, हाँ, ये धारा यूं जा रही है, तो ये अपोजिट हो रहा है। यहां धारा इस दर से इस ओर की, इधर से इधर को बह रही है। तो इस स्थिति में क्या होता है कि जैसे ये इधर को है तो वहां वो अपोजिट हो जाता है, ठीक अपोजिट दिशा में। इसका मतलब क्या है कि पहले समझिए कि धारा बहने का मतलब कण का गतिमान होना, आवेशित कण का गतिमान होना, और जब आवेशित कण गतिमान हुआ तो वो पहले जो उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरा होता है उससे विचलित कुछ और, किसी और डायरेक्शन में हो गया। फिर जब हमने सेल को बदला, यानी धारा की, पहले धारा यूं बह रही थी, तब वो इधर को हुआ था डिफ्लेक्शन, जैसे ही हमने धारा को विपरीत किया तो इसका डिफ्लेक्शन किसी और दिशा में हो गया। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि आवेशित कण की गति के कारण यहां पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। अब आप कहोगे कि कण, यदि आवेशित कण है तो वैद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न हुआ होगा, हो सकता है वैद्युत क्षेत्र के कारण ये डिफ्लेक्शन आया, नहीं। अब आपको मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, यदि किसी परिपथ में धारा बहती है तो उसी परिपथ के मूल इलेक्ट्रॉन गति करते हैं, न कि बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन आता है। तो उसमें इलेक्ट्रॉन है, वो फ्री इलेक्ट्रॉन कहां से हुए हैं? सेल के, वो उसी चालक के अंदर से हुए हैं। और उस चालक कोई भी हो, वो परमाणु से बना होता है। परमाणु हमेशा क्या होता है? उदासीन। और जब उससे इलेक्ट्रॉन फ्री होता है और वो मूव करता है तब धारा और आवेश होता है, लेकिन वो उसी के अंदर से हुआ है। कुल आवेश होता है, वो कुल क्या कहते हैं, जो एक तरह से इलेक्ट्रॉन न तो उत्पन्न हो, उसके अंदर अलग से नहीं हो रहे हैं, तो कुल जो वैद्युत क्षेत्र उसका वो 0 होता है। जब कोई चालक यदि उसमें धारा बह रही है तो उसका जो कुल वैद्युत क्षेत्र होता है वो क्या है? 0 है उस समय। तो इट मीन्स वैद्युत क्षेत्र की वजह से डिफ्लेक्शन या ये इसमें जो इस सुई में ये विचलन आया, ये किसके कारण आया? चुंबकीय क्षेत्र के, केवल और केवल चुंबकीय क्षेत्र के कारण। तो यही ऑस्टेड ने हमको समझाया कि यदि कोई कण गतिमान है, आवेशित कण गतिमान है, तो उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। यह समझाया था उन्होंने, गतिमान आवेशित कण के कारण चुंबकीय क्षेत्र। ये मैंने बोला है लेकिन लिखा नहीं। गतिमान आवेशित कण के कारण चुंबकीय क्षेत्र, कण के, गतिमान आवेशित कण के कारण चुंबकीय क्षेत्र। तो ये ऑस्टेड ने सबसे पहले वैज्ञानिक थे, उन्होंने ही यही समझाया था कि चुंबक, जब किसी चालक में धारा बहती है या आवेशित कण गतिमान होता है, आवेशित कण गति करता है, तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। इससे आपको स्पष्ट भी हो गया होगा। और मैंने कहा कि किसी भी चालक में थोड़ा सा आप इस बात को बहुत फोकस कीजिए, क्योंकि ताकि फ्यूचर में भी, आगे भी आपका काम आ जाए। किसी चालक में यदि धारा बह रही हो तो उसका नेट वैद्युत क्षेत्र क्या होता है? 0 होता है। अब आप समझ लीजिए कि यानी इसमें यदि आवेशित कण गति कर रहा है, यानी धारा बह रही है, यानी धारा कब बहती है? जब कोई आवेशित कण गति करता है। तो आवेशित कणों के कारण ही धारा बहती है। तो धारा बहने के कारण समझो या आवेशित कण के गति के कारण समझिए, क्या उत्पन्न हो जाता है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। आपने इन प्रयोगों से, सिंपल प्रयोगों से समझ लिया, और ये आप अपने लैब में भी कर सकते हैं। ठीक है, अब हम इसी में आगे पढ़ेंगे कि धारावाही चालक पर, चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर एक बल लगता है। देखिए स्टेप बाय स्टेप आप समझिएगा, एक एक चीजें क्लियर करते हुए चलेगा। यहां हमने क्या पढ़ा? आवेशित कण यदि गति करता है तो उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। अब मैं क्या हम पढ़ने क्या जा रहे हैं कि यदि किसी चालक में धारा बह रही है और वो चुंबकीय क्षेत्र में रखा है, ध्यान रखिएगा, धारावाही चालक यदि चुंबकीय क्षेत्र में रखा है तो उस पर एक बल लगता है। अब उसको समझा रहा हूं मैं आपको।
चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक पर बल। चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक पर बल। क्या मतलब है कि यदि यहाँ पर कोई चुंबकीय क्षेत्र है, उदाहरण के लिए जैसे अभी मैंने कहा कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, माना इसकी डायरेक्शन इस दिशा में, इस ये डायरेक्शन है, चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा है, बी से डिनोट करते हैं हम चुंबकीय क्षेत्र को। और यदि माना हमने इसमें कोई चालक ऐसे रखा हुआ है, थोड़ी देर के लिए ये चालक है, और इस मतलब ये आगे भी है, ये तार है, हम इसका भाग, ये वाला भाग दिखा रहे हैं। और यदि ये चुंबकीय क्षेत्र के डायरेक्शन से थीटा एंगल पर है, और यदि माना ये समझ लीजिए कि धारा ऊपर की ओर बह रही है, ये धारा बह रही है, चुंबकीय ये चालक रखा है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, या चुंबकीय क्षेत्र में हमने एक चालक रखा हुआ है, उस पर ये धारा बह रही है और ये आई है, धारा का मान आई है। चालक की लंबाई एल है, चालक की लंबाई कितनी है, एल। चालक धारावाही चालक की लंबाई, चालक का मतलब कंडक्टर से मतलब है, यहाँ पर जो कंडक्टिंग जो मेटल होता है, मेटल है, ये मेटल वायर है। चालक धारावाही चालक की लंबाई है एल। चुंबकीय क्षेत्र कितना क्या है, बी है। और धारा विद्युत धारा है आई, विद्युत आई। अब क्या होता है इसमें, इसको ये आप थोड़ा इस चीज़ को बड़े फोकस होकर के समझेंगे तो ये चीज़ें आगे आने वाले चैप्टर्स में या चुंबक में आगे आपको उतनी ही आसानी होगी जब आप इसको बहुत क्लियरली समझेंगे। ये चालक है, इसमें धारा बह रही है। धारा माने हमने इसको सपोज करो सेल से जोड़ा है, तो इतना बड़ा सेटअप यहाँ पर दिखा नहीं रहा। ये मानिए कि इसमें धारा बह रही है ऊपर की ओर, और चुंबकीय क्षेत्र उस डायरेक्शन में है। चुंबकीय क्षेत्र से ये थीटा कोण बना रहा है, ठीक है। तो इसके लिए जो धारावाही चालक पर, इसमें भी जैसे साइंटिस्ट ने मतलब एक प्रयोगों के आधार पर ये निष्कर्ष निकाले थे कि यदि किसी चालक में धारा बह रही है और वो चुंबकीय क्षेत्र में रखा है, तो पहले तो उस पर बल लगता है। क्या लगता है उस पर, बल। आपने इससे पहले वैद्युत वाले चैप्टरों में पढ़ा होगा, सेल लगा है, धारा बह रही है, बहुत बल वगैरह की ऐसी कोई बात ही नहीं आई थी। हाँ, आवेश पर बल आया था, लेकिन इसमें क्या लगता है, बल लगता है। अब क्या होता है, जो ये बल लगता है वो बल कहाँ किस दिशा में लगता है, पहले उससे पहले उसका मान निकाल देते हैं कि हम कितना बल लगता है। तो इस निष्कर्षों के आधार पर क्या होता है, जो चुंबकीय बल लगता है, चुंबकीय बल किस पर, धारावाही चालक पर चुंबकीय बल F समानुपाती होता है जो उस चालक में धारा बह रही है। जितनी ज़्यादा धारा बहेगी उतना उस पर ज़्यादा बल लगेगा, जितनी कम धारा बहेगी उतना कम बल लगेगा। ये समानुपाती से मतलब है। दूसरा, जो यही चुंबकीय बल, जितना ये चुंबकीय क्षेत्र जिसमें वो धारावाही चालक रखा हुआ है, जिस चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक रखा हुआ है हमने, उसका जो चुंबकीय क्षेत्र है, इसका जितना ज़्यादा मान होगा, जितना प्रभावशाली होगा चुंबकीय क्षेत्र, उतना ज़्यादा क्या होगा, बल लगेगा। तो उसके भी समानुपाती होता है। यदि चुंबकीय क्षेत्र का मान कम होगा, चुंबक की जो शक्ति है वो कम होगी, तो उतना बल का मान भी कम हो जाएगा। तीसरा, एक और इसमें जो है, चालक की लंबाई पर भी निर्भर करता है। चालक की लंबाई जितनी कम होगी उतना कम बल लगेगा, जितनी चालक की लंबाई ज़्यादा होगी उतना अधिक बल लगेगा। यानी चालक की लंबाई के भी क्या चलता है, ये समानुपाती चलता है। चौथा, बल समानुपाती होता है किसके, चालक की लंबाई और चुंबकीय क्षेत्र के बीच जो कोण बनता है उसकी ज्या के समानुपाती। ज्या से मतलब होता है साइन, यानी साइन थीटा। कौन सा साइन थीटा, थीटा कौन सा कोण है, चालक और चुंबकीय क्षेत्र के बीच बना कोण। तो F एक साथ हम इसे ले लें, एक साथ यदि हम इसको ले लें तो F इज प्रोपोर्शनल टू
आई बी एल साइन थीटा, एफ इज इक्वल टू, यदि हम समानुपाती चिन्ह हटाते हैं तो के वी एल साइन थीटा, के एक कांस्टेंट है, एसआई मेथड में इसकी वैल्यू 1 होती है, तो एफ इज इक्वल टू होता है आई बी एल साइन थीटा। तो ये है चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक पर लगने वाले बल का मान, एफ इज इक्वल टू आई बी एल साइन थीटा। अब इसकी दिशा, बल की दिशा क्या है, बल की दिशा किधर होगा, तो वो थोड़ा आपको बताऊं। इसके लिए फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम बता दूं आपको। 2 नियम है इसमें, दाएं हथेली का नियम नंबर 2 और फ्लेमिंग के ने बाएं हथेली का नियम नंबर 1 दिया था। तो इसके नियम के अनुसार क्या है, एफ बी सी, वो बाद में समझाऊंगा, पहले याद करने के लिए पहले समझिए, कंसेप्ट को समझिए। यदि हम अपनी बाएं हथेली को इस तरह से और उसके पास की 2 उंगली को इस तरह से फैलाएं कि वो एक दूसरे के परस्पर लंबवत हों, तीनों एक दूसरे पे लंबवत हैं, ये इसके लंबवत, ये इसके लंबवत और ये इसके लंबवत, तो तीनों पारस्परिक लंबवत हों, तो यदि उंगली चुंबकीय, प्रथम उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दिखाए और दूसरी उंगली धारा की दिशा को, तो धारा किधर है, ये है, ऊपर की ओर है, ये ऊपर की ओर धारा है और ये उधर की ओर है, तो बल अंदर की ओर, यानी इस पर अंदर की ओर को बल लगेगा। यानी अगर आपने कागज के पृष्ठ में चुंबकीय क्षेत्र रखा है तो ये अंदर की ओर बल लगेगा। और यदि इसी को ठीक उल्टा कर दें हम, ऐसे ये चुंबकीय क्षेत्र है और यदि हमने ये चालक रखा है और यदि आप धारा नीचे को बह रही है, ध्यान दीजिएगा, और ये चुंबकीय क्षेत्र है, इस स्थिति में फ्लेमिंग का फिर समझ लीजिए, यदि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हम क्या करें, बीच प्रथम उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, द्वितीय उंगली धारा की दिशा को, तो बल कहाँ लगेगा, बाहर की ओर। प्यारे बच्चों, आज का अध्याय यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि आप और आपके साथियों द्वारा कोई इस चैप्टर को देखने में चूक हो गई हो तो आप उत्तराखंड डीडी चैनल के यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं और आपको वहाँ चैप्टर मिलेगा। थैंक यू।